Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel SDY Physics. स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में इंटरफियरेंस चैप्टर स्टार्ट किए थे। उस चैप्टर में हम लोग इंटरफियरेंस और उसमें इंटरफियरेंस का डिफिनेशन क्या है, इंटरफियरेंस कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के सभी कंडीशन हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि हाइजेंस के प्रिंसिपल के बेस पे जो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो फ्रिंज बनता है, उस फ्रिंजों की पोजीशन फाइंड करने का हम लोग प्रयास करेंगे और उससे रिलेटेड जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को हम लोग करेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल वे में कि कैसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले यंग्स ने एक सोर्स लिया, ध्यान दीजिएगा, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का एक सोर्स लिया। ये क्या हो गया? सोर्स। यह सोर्स है। अब यहां से लाइट की रेज निकलेगी, ये लाइट की रेज ऐसे निकलेगी, एक ही सोर्स है। इससे कुछ डिस्टेंस पर दो छिद्र का, यानी एक S1 और एक S2, लेकिन कंडीशन ए था इससे ए मिड पॉइंट में होगा, जितना डिस्टेंस ए होगा उतना ही डिस्टेंस ए होगा, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या मान लिया गया? स्मॉल डी मान लिया गया। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल डी। अब यहां से कैपिटल डी डिस्टेंस पर एक स्क्रीन ले लिया गया, तो उसने ये बताया कि इससे जब लाइट की वेव्स, एक देखिए यहाँ पे एक ही होल है और इससे लाइट की रेज जब निकलती है तो यहाँ पे आकर दो पार्ट में डिवाइड होती है, और यहाँ से भी एक, जो अब चूंकि ये यहाँ से क्या नाम है, आप जानते हैं हर एक सोर्स एक नई वेव्स का इमिट करती है। हर एक लाइट की सोर्स एक वेव्स, जब वेव्स निकालती है तो उससे भी एक दूसरा वेव्स निकलती है, जिसको सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। जब यहाँ से लाइट की रेज निकलती है तो यहाँ से भी ये नया एक सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती है, ऐसे बढ़ती आगे चली जाती है। तो यहां से मान लीजिए कि यह सेंटर पॉइंट है, क्या है? एक सेंटर है, एक सेंटर ले लिया गया O। यहां से मान लेते हैं कि Y डिस्टेंस पर, कितना पे? क्योंकि इसके नीचे या ऊपर दोनों जगह ये दोनों वेव्स आपस में सुपरपोजिशन करते हुए चलेंगे। तो मान लेते हैं कि जब ये लाइट की वेव्स, मोनोक्रोमेटिक वेव्स जब यहाँ के आ गई, यहां से एक लाइट की रेज ऐसे निकली आके यहाँ मिली, और दूसरा जो है ये निकली आके यहाँ पे, एक मिनट, यहां से एक वेव्स निकली और आके यहाँ पे मिल गई, और दूसरी जो वेव्स है वो निकली आके फिर ये आके यहाँ पे सुपरपोजिशन कर गई। मान लेते हैं यहाँ से कितने डिस्टेंस पे? Y डिस्टेंस पर। अब ये मिडिल पॉइंट से Y डिस्टेंस पर आकर P पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ पर ये आके ये पूरी वेब से निकल के एक आपका ये फ्रिंज बना। अब होता क्या है कि O से सेंटर हो गया, सेंटर से P, और फिर नीचे ये डार्क ब्राइट फ्रिंज बनता चला जाएगा। ब्राइट फ्रिंज वहां बनेगा जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बनेगा, इंटेंसिटी अधिक होगी, और डार्क फ्रिंज वहां बनेगा जहां पे आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बनेगा, यानी वहां पे डार्क फ्रिंज होगा। अब हमें ये पोजीशन निकालना है। जैसे मान लीजिए ये दोनों जो है कोहेरेंट सोर्स हैं, यानी हर समय इनके बीच जो फेज डिफरेंस है वह सेम होगा, तो अब यहां से अगर एक हम नॉर्मल ड्रा कर दें, क्या कर दें? एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। ठीक, इसको मान लेते हैं ए, क्या मान लिया जाए? इसको ए मान लेते हैं, और इससे एक नॉर्मल, यानी एक लाइन इसको ऐसे हम ड्रा कर दें, और यहाँ पे क्या बन गया? थीटा। अब अगर ध्यान से अगर आप देखें, चूंकि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ले जा रहे हैं, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या बनेगा? थीटा बनेगा। आप देखे होंगे जो भी डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पे निकाल रहा है, तो यह जो वेव्स है, देखिए इसको परपेंडिकुलर डालने से क्या होगा कि यह जो पोर्शन है ये सब सेम हो गया, इतना ही आपका पथ डिफरेंस हो रहा है। तो जो S2A है, S2A यानी जो ये पथ डिफरेंस हो रहा है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? S2P माइनस S1P,
ये जो डिफरेंट होगा ये आपका पाथ डिफरेंस हो गया, ठीक है। यस टू ए को हम क्या कहेंगे, डेल्टा एक्स कहेंगे, या डेल्टा एक्स मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, डेल्टा एक्स, यही आपका पथ डिफरेंस है। तो अगर आप फिगर में ध्यान से देखें तो आपको दो ट्राइंगल मिल रहा है, ट्राइंगल S1 S2A, S1 S2A एंड एक त्रिभुज बन रहा है आपका, इसको मान लेते हैं OP, इसको मान लें आप R, एक ट्राइंगल ये बन रहा OPR, OPR में अगर आप देखें तो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके, दोनों त्रिभुजों में अगर पहले त्रिभुज में S1 S2A में अगर देखें तो इसमें आपका ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर, क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया, हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया, बेस। तो इससे जब आप निकालेंगे तो क्या मिल गया, साइन थीटा, क्या मिल गया, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा एक्स, और ए वैल्यू क्या है, डी है, तो क्या हो गया, एक्स अपॉन डी, ठीक है। दूसरा, अगर इसमें अगर आप निकालते हैं इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में आपका क्या मिलेगा, देखिए ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई अपॉन कैपिटल डी। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, जो ये डी है, ये कैपिटल डी है जो है बहुत ही बड़ा है किससे, स्मॉल डी से, ठीक है। और थीटा भी जो है बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, स्मॉल थीटा भी क्या है, बहुत ही छोटा है, थीटा भी बहुत ही छोटा है। जब डी बहुत डी जो है ये बहुत बड़ा जब होगा और ये बहुत छोटा होगा तो थीटा भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। जब थीटा बहुत छोटा होगा तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू लगभग थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू भी क्या हो गया, थीटा। मतलब ये हो गया कि जो साइन थीटा है वह टेन थीटा के इक्वल हो गया, कब, जब थीटा बहुत ही छोटा होगा। उस कंडीशन में अगर इन दोनों की वैल्यू को सेम करें तो क्या मिल गया बताइए, डेल्टा एक्स अपान डी इक्वल टू वाई अपान डी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर डेल्टा आपको क्या निकालना है, वाई की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है यहाँ पे देखिए, ये हमें वाई की वैल्यू निकालनी, चूंकि इसी में आपका y1 y2 y3 अलग अलग डार्क फ्रिंज, अलग अलग ब्राइट फ्रिंज आपका इसी ओ से लेकर पी तक फिर नीचे आपके बनेंगे। तो इसमें yn यानी y इक्वल टू, अगर हम इसको लिखते हैं y की पोजीशन लिखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, y इक्वल टू हो जाएगा ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका d अपान d इंटू डेल्टा एक्स, d इंटू डी इंटू डी अपन क्या हो जाएगा, d अपन स्मॉल डी डेल्टा एक्स, ये yn की वैल्यू हो गई, यानी ये y की पोजीशन हो गई। अब यहाँ पे अगर n पोजीशन निकालना है, नहीं n फ्रिंज की पोजीशन निकालना है, तो इसको हम शॉर्टकट में फार्मूला क्या लिख सकते हैं, yn इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल डी अपान डी इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। ये आपके फ्रिंजों की पोजीशन हुई, ये फ्रिंजों की पोजीशन का फार्मूला है। अब कौन सा फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज है कि ब्राइट फ्रिंज है, इन फ्रिंजों को हम अभी आगे देखेंगे। फिर एक बार देखिए, एक आपका सिंगल स्लिट है, यहाँ से लाइट की वेव्स निकलती है, तो आप जानते हैं कि हर एक वेव्स एक नई सोर्स का काम करता है। ये निकल के आके यहाँ पे अब यहाँ पे जब वेव्स निकलेगी, जो इमिट होगी, तो एक तरंगे निकली, उससे फिर दूसरा तरंगे, ऐसे इमिट होते 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 यहाँ पे आई, इससे निकल के ऐसे ऐसे यहाँ पे आगे, मान लीजिए यहाँ पे आके मिला, मिलने के लिए तो पूरे पर्दे पे हर जगह यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह मिलेगी, लेकिन एक पॉइंट हम मान लेते हैं कि उसके वाई डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, जहाँ पे मान लेते हैं जाकर ये सुपरपोजिशन करके मिल गई, और यहाँ एक फ्रिंज बना दी, ये आपका सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई, वाई हो गई, ठीक है। अब यहाँ से अगर एक, अब चूंकि देखिए ये लाइट की वेव्स यहाँ जा रही है, दूसरी वेव्स यहाँ जा रही है, तो इनके बीच का पथ डिफरेंस है। पथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करें, इसको जब नॉर्मल डार्क कर देंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए या एक्स्ट्रा हो गया, इसी
पथ डिफरेंस की वजह से आपके डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनते हैं। तो ये पथ डिफरेंस आपको निकालना होगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी और इसके चेंजिंग की वजह से कहाँ कहाँ क्या कैसे बन रहा है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ बन गया थीटा, क्या बन गया, थीटा। अब ये जब थीटा बन गया तो अब यहाँ पे अगर ज्योमेट्री आप लगाएं तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ज्योमेट्री से आप समझ लीजिएगा कि अगर ये थीटा थे कैसे थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा। तो एक ट्राइंगल ए और दूसरा ट्राइंगल ए, ये दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। इस ट्राइंगल में देखिए तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। इससे हम साइन थीटा निकाल लेंगे और इस ट्राइंगल से हमने टेन थीटा निकाल लेंगे। क्योंकि जो डी है बहुत ही छोटा है कैपिटल डी से, तो एंगल भी बहुत छोटा होगा। जब एंगल छोटा होंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। जब दोनों इक्वल हो गए तो आपकी ये वैल्यू मिल गई। अब इससे हम डार्क और ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकाल सकते हैं। एक मिनट, कॉल आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पहला कंडीशन, फर्स्ट, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज या उसी को कहते हैं दीप्त फ्रिंज, हिंदी में कहेंगे दीप्त फ्रिंज। दीप्त फ्रिंज के लिए आप पढ़े थे कि जो आपका इंटेंसिटी है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या था, n इंटू लेमडा। इसलिए y n इक्वल टू, जब आप पढ़े हैं d अपान डी डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख देंगे, y n इक्वल टू d अपान डी, यहां लिख देंगे n इंटू लेमडा। यानी y n की वैल्यू क्या आ गई, n d लेमडा अपान स्मॉल d। अब यहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3 रखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड अलग अलग दीप्त फ्रिंजों की कंडीशन, ब्राइट फ्रिंजों की कंडीशन मिल जाएगी, यानी n d लेमडा अपान d। ऐसे ही अगर हम डार्क फ्रिंज की वैल्यू निकाल दें, डार्क फ्रिंज यानी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, जब अदीप्त फ्रिंज की स्थिति आप लिखेंगे तो उसके लिए भी y n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए आप लिख लीजिए पहले, इसके लिए क्या होना चाहिए, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होना चाहिए, यानी इंटेंसिटी मिनिमम होना चाहिए। और उसके लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या पढ़े हो, आप पढ़े हो n माइनस 1/2 इंटू लेमडा। अब यह वैल्यू जब यहाँ पर रखोगे तो y n इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपान d, और यहाँ क्या मिल गया, n माइनस 1/2 इंटू लेमडा, यानी d लेमडा यहाँ लिख देते हैं। ये क्या मिल गया आपका, यह आपका अदीप्त फ्रिंज के लिए पोजीशन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, दीप्त फ्रिंज के लिए पोजीशन हो गया, n d लेमडा अपान d और d लेमडा अपान d n माइनस 1/2। जबकि n इक्वल टू क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, n इक्वल टू 1 रखोगे तो पहला मिलेगा, 2 रखोगे तो दूसरा मिलेगा, ऐसे ही n इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहला अदीप्त फ्रिंज मिलेगा, 2 रखेंगे तो दूसरा अदीप्त फ्रिंज मिलेगा। तो यह फ्रिंजों की स्थिति का डेरिवेशन हो गया। इस पे आपके न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब हम लोग देखते हैं दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, फ्रिंजों की चौड़ाई यानी विड्थ ऑफ फ्रिंज। तो विड्थ ऑफ फ्रिंज क्या होता है कि दो दीप्त फ्रिंजों के बीच, यानी दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, या टू कंसेक्टिव या सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव फ्रिंज, या कंसेक्टिव फ्रिंज भी कह सकते हैं, या टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव डार्क फ्रिंज। उन डार्क फ्रिंजों के बीच की डिस्टेंस को, लगातार जो होती है दूरी जो होती है, उसी को क्या कहते हैं, फ्रिंजों की चौड़ाई कहते हैं, फ्रिंजों की चौड़ाई। तो अगर मान लीजिए कि पहला अगर y n इक्वल टू आपने पढ़ा क्या, n d लेमडा अपान d, तो y n प्लस 1, यानी नेक्स्ट अगला क्या होगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 d लेमडा अपान d। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी n प्लस 1 माइनस y n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n प्लस 1 d लेमडा अपान d माइनस n d लेमडा अपान d। इसको हम w से भी लिखते हैं और बीटा से भी लिख सकते हैं, या बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब हल करेंगे क्या आ जाएगा बताइए, n d लेमडा अपान d प्लस d लेमडा अपान d माइनस n d लेमडा अपान d। इसने इसको मार दिया।
तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई बताइए, बीटा इक्वल टू हो गया डी लेमडा अपॉन डी। ये आपका क्या होता है, फ्रिंज की चौड़ाई, यानी दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की दूरी, या टू कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजों के बीच का डिस्टेंस, या टू कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई। मतलब अगर मान लीजिए, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, अगर मान लीजिए कि ये आपके ब्राइट है, ये सब क्या है, बी है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, और ये डार्क है। तो इनके बीच यानी दो क्रमागत, यानी एक और एक, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस यानी दो क्रमागत, और या फिर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, तो क्रमागत ब्राइट फ्रिंज और क्रमागत डार्क फ्रिंजों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फ्रिंजों की चौड़ाई कहलाती है। ऐसे ये तो दीप्त फ्रिंज के लिए हो गया, किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए हो गया, ब्राइट फ्रिंज का विड्थ हो गया ये। अगर डार्क फ्रिंज का निकालें तो डार्क फ्रिंज का भी वही आएगा, देखिए वाई एन इक्वल टू क्या पढ़े हैं बताइए, डी लेमडा अपान डी एन माइनस वन बाई टू, और दूसरा क्या हो जाएगा वाई एन प्लस वन, अगर इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा इक्वल टू डी लेमडा अपान डी, और यहाँ क्या लिख देंगे एन प्लस वन माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो जब इसको आप हल करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, इसको जब हल करेंगे तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2n, क्या हो जाएगा, अरे आप इसको लिख सकते हो क्या, y n प्लस वन इक्वल टू डी लेमडा अपान डी, और यहाँ पे 2 LCM ले लो तो यहाँ क्या हो गया 2n प्लस टू माइनस वन, क्या हो जाएगा 2n प्लस टू माइनस वन, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा yn प्लस वन इक्वल टू डी लेमडा अपान डी, और यहाँ क्या मिल गया आपको, इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो मिल जाएगा 2n प्लस वन अपान टू। ठीक है, या ये क्या हो सकता है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस वन अपान टू इंटू लेमडा। ठीक, या इसे लिख सकते हैं क्या yn प्लस वन इक्वल टू डी लेमडा अपान डी n प्लस वन बाई, ये हो जाएगा। ठीक, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, यानी yn यानी बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए इसको दूसरा कलर से लिख देता हूं, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा yn यानी डी लेमडा अपान डी n प्लस वन बाई टू माइनस डी लेमडा अपान डी n माइनस वन बाई टू। तो आप देखें अगर इसको, चलो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, तो ये क्या होगा n डी लेमडा अपान डी, और इसमें क्या हो जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस डी लेमडा अपान टू डी, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस n डी लेमडा अपान डी, और क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस डी लेमडा अपान टू डी। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या हो गया कैंसिल, और डी लेमडा अपान टू डी लेमडा अपान टू डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी यहां लिख देता हूं, हो जाएगा डी लेमडा अपान डी। मतलब ये है कि चाहे डार्क फ्रिंज हो या ब्राइट फ्रिंज हो, अगर उनका चौड़ाई पूछता है, विड्थ पूछता है, तो उसकी वैल्यू एक ही होता है, और वो वैल्यू होती है बीटा इक्वल टू डी लेमडा अपान डी। ये फार्मूला याद रखिए, फ्रिंजों की चौड़ाई का जो है फार्मूला आपका बीटा इक्वल टू डी लेमडा अपान डी होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ क्या होता है, तो इस फिगर में देखिए ये थीटा है, अब वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होता जाएगा। तो टू कंसेक्टिव यानी इसमें भी थीटा या ना थीटा एन प्लस वन निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या है वाई अपान डी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि कोई एंगुलर विड्थ थीटा एन है, तो थीटा एन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं वाई एन अपान कैपिटल डी, या थीटा एन इक्वल टू वाई एन की वैल्यू क्या पड़े हो एन डी लेमडा अपान डी करो तो डी से डी कैंसिल हो गया, क्या मिल गया एन लेमडा अपान डी, ये थीटा एन की वैल्यू है। नेक्स्ट अगला अगर थीटा एन प्लस वन करते हैं तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एन प्लस वन लेमडा अपान
डी। अब इनके बीच के डिस्टेंस को ही हम एंगुलर क्या कहते हैं, एंगुलर विड्थ कहते हैं। तो इसकी वैल्यू जब निकालोगे क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू बताओ, थीटा n प्लस 1 माइनस थीटा n। तो जब ये वैल्यू रखोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, n लेमडा अपान डी, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, n लेमडा अपान डी प्लस लेमडा अपान डी माइनस n लेमडा अपान डी। ये हो गया कैंसिल। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा अपान डी। ये आपका एंगुलर विड्थ होता है। एक चीज ध्यान रखना, जो आपका ये क्वेश्चन, ये बुक है, जो आपका बालाजी की बुक है, उसमें एक गलत दिया है, उसमें लेमडा अपान कैपिटल डी लिखा है, जो कि गलत है। आपका थीटा इक्वल टू क्या होगा, लेमडा अपान डी है, ठीक है। तो एंगुलर विड्थ जो होता है वो क्या होता है, लेमडा अपान डी। और फ्रिंजों की विड्थ जो बीटा होती है, या डब्ल्यू, बीटा लिख सकते हो या डब्ल्यू लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, उसका क्या होता है, डी लेमडा अपान डी होता है, ठीक। और फ्रिंजों की स्थिति क्या होती है, वाई एन इक्वल टू एन डी लेमडा अपान डी होती है, दीप्त फ्रिंज की कंडीशन होती है। जबकि अदीप्त फ्रिंज की कंडीशन क्या हो जाएगी, डी लेमडा अपान डी एन माइनस 1/2। इस तरह से आप फार्मूले सभी याद कर सकते हैं, और इस फार्मूले के बेस पे आप पूरे क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूले के बेस पे आप पूरे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, यह एक वर्ड आता है कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स मतलब जहां से दो वेव्स निकल रही हैं, उन वेव्सों में जो फेज डिफरेंस है वो हर समय क्या हो, समान हो, तो उसको हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। और इंटरफियरेंस होने के लिए कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। तो कंडीशन भी इंटरफियरेंस के लिखने के लिए आता है। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरफियरेंस की कंडीशन क्या है, और दूसरा इस पे जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी अगर कहीं कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके।